स्तरों पर बाजार कामकाज करते हुए एक अच्छी तेजी के साथ इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और फर्म स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही है। आईटी के अंदर फर्म स्ट्रेंथ है, बैंक के अंदर अदानी समूह एक बाइंग आई, पूरे समूह के अंदर एक अच्छी तेजी में ये इंडेक्स भी ये स्टॉक भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ गाबा सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे आपके सवालों के जवाब दिलवाए जाएंगे। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक आपका, क्योंकि आज बढ़िया स्ट्रेंथ लोअर लेवल से देखने को मिली है मार्केट्स में एंड सो फार डे हाई के आसपास है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग टू यू। क्योंकि गैप अप खुला, लो लेवल देखे, फिर वहां से एक बाउंस मिला और इट टेक्स आउट द हाई, तो अप मूव ऑन है। निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 17153 के आसपास। मुझे लगता है अप मूव मिलना चाहिए। शायद एक जोन है 21800, वहां तक जाने की संभावना है। तो निफ्टी अब अच्छा लग रहा है। बैंक निफ्टी में वही हाल है, ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स 48000 के आसपास। मेरे ख्याल से अप मूव मिलना चाहिए, करीब 48200, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अप मूव तो मिलना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तेजी थोड़ी नजर आती है। अप मूव मिलना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर। गाबा सर कोई स्टॉक भी है क्या जिस पर नजर है आपकी? या काफी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मुझे। लगता है जो बेस बन रहा है, हीरो मोटर्स मुझे पसंद है। यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। 4070 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप होगा आजकल वो है मेरे ख्याल से हीरो मोटर्स का 4030 का। अप मूव मिलता है तो 4150 पे पॉसिबल है। तो 4100, 4120, फिर 4150 एक जोन है। हीरो मोटर्स वहां तक स्लाइड वहां तक जाने की संभावना है। तो हीरो मोटो कॉप 4075 के जोन में कामकाज कर रहा है, 1.5% तेजी है। तो गाबा सर एक बार बजाज ऑटो और देख लेना आप, क्योंकि हीरो मोटो कॉप में अच्छा अप मूव है। बजाज ऑटो में आज वो न्यूज़ आया, न्यूज़ के बाद हायर लेवल से बिकवाली आई, लेकिन हरे निशान में अभी भी है। तो यहाँ क्या करें? देखिए काफी दौड़ा है बजाज ऑटो फ्रॉम 5500 जोन टू 7000 जोन। न्यूज आया है, हम नॉर्मली कहते हैं सेल न्यूज बाय रूमर, तो शायद वो नजर आ रहा है यहाँ पर। हाँ बाय ग्रीन में है, लेकिन यहाँ पर लेना मेरे ख्याल से नहीं होगा। शायद प्रॉफिट बुकिंग बजाज ऑटो का पैसा शायद हीरो मोटर्स में जा रहा है। ओके, तो अब चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं अपने पहले दर्शक से। हमारे साथ भागूभाई पटेल मौजूद हैं अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। पटेल साहब नमस्कार। नमस्कार वाजपेयी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। वाजपेयी सर को आप मिस कर रहे हैं, वो भी छुट्टी पर हैं, उनसे जल्दी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन पटेल साहब सवाल क्या है आपका? हाँ बस सवाल तो मेरा मैंने भेजा था, वो मेरे ख्याल से एलिकॉन इंजीनियरिंग के लिए था जी। हाँ मेरे पास 300 शेयर होल्डिंग है एलिकॉन इंजीनियरिंग एट द रेट ऑफ 27। 27 रुपये में खरीदारी की है? 27 रुपए में मैंने खरीदारी की हुई है। ये कब की खरीदारी है पटेल साहब आपकी? अब मेरे ख्याल से 8-10 साल होगा शायद। बढ़िया पेशेंस आपने दिखाया, और इतने समय से कभी विचार भी नहीं आया आपको बेचने का, ऐसा कुछ? फंडामेंटल मुझे पता है साहब कि फंडामेंटल कंपनी के बहुत बढ़िया है। ओके। प्रोडक्ट, प्रमोटर्स, एवरीथिंग, तो वो सारा, और मैं 40 साल से ज्यादा इसमें जुड़ा हुआ हूँ मार्केट में। ओके। तो कई सारे इन्वेस्टमेंट भी है, पोर्टफोलियो और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स भी है। ओके। तो ये है, बाकी बहुत सारे मीन्स अच्छे भाव से लिया तो हुआ है। अब पटेल साहब, अब क्योंकि 27 रुपए पे शेयर है, ऑलमोस्ट आपके फ्री के ही सारे शेयर हैं, सो फ्री के है। ऐसे तो ऐसे भी 500 शेयर थे, 200 रुपए मैंने 200 शेयर तो पहले मैंने मुनाफे में काफी 200 टाइम्स या 100 टाइम्स हुआ तो मैंने निकाल दिया है, और 300 तो मुफ्त के पड़े हैं अभी, ऐसे तो फ्री ऑफ के। तो अब आप क्या मानते हो स्टॉक को लेके? हम तो चलिए अपनी राय बाद में नहीं, रखेंगे। मेरे कुछ पता नहीं, कैलकुलेशन दिमाग में जैसे ऐसे बैठता है कि शायद वो बड़ा बोनस आने वाला होगा, इसलिए इतने भाव बढ़े हैं। ओके, चलिए। हाँ गाबा सर, इसका रिजर्व वगैरह काफी अच्छा बढ़िया रिजर्व है, और फंडामेंटल्स और फर्दर ऑर्डर्स वगैरह बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है। क्लास कंपनी इनफैक्ट। पटेल साहब बिल्कुल सही रीडिंग है आपकी, इनफैक्ट फैबुलस रीडिंग है आपकी। तो गाबा सर, बढ़िया स्टॉक, बढ़िया दाम पर, लंबे पेशेंस के साथ ये बने हुए हैं, और कहने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि ये खुद ही इन्होंने बहुत अच्छे से आंख रखा है इस स्टॉक को। क्या करा जाए एलिकॉन इंजीनियरिंग में? इनके सवाल क्या है? निवेशक है उनके लिए इनका सवाल क्या है? एलिकॉन इंजीनियरिंग पे इन्होंने सवाल एलिकॉन में बेचना है इनको या होल्ड करना है? पटेल साहब आप सुन पा रहे हो क्या? जो भी बोलेंगे ये कुछ नहीं, मुझे
मुझे मुझे बेचने की तो, क्योंकि मुफ्त के शेयर है, बेचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। हाँ। लेकिन इसके फ्यूचर के लिए क्या कुछ बोनस वगैरह की कोई उम्मीद है, या क्या लगता है आपको? निकाल देना चाहिए या पकड़ के रहना चाहिए मुझे, या तो दूसरे कन्वर्ट कर दो दूसरी अच्छी स्क्रिप पे? तो गावा सर क्या कहते हो आप, क्या करना चाहिए ना? चार्ट स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, होल्ड ही है और क्या। जब अच्छा स्टॉक है और पैसा अच्छा दे रहा है तो उसको गलती वाई छेड़छाड़ी क्यों करना। इसके जब भी कोई करेक्शन आते हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो होल्ड कीजिए बस, और क्या। 1000 है, साइकोलॉजिकल और ऊपर जाएगा, यहाँ पर थोड़ा रुकेगा, फिर एक आपको मिलना चाहिए, नथिंग टू वरी। पटेल सर वैसे भी ये बहुत अच्छी कंपनी है। एक समय पर टेक ओवर की बातचीत भी आई थी इसमें, लेकिन ये कंपनी क्लास है अदरवाइज भी, और आप सही कह रहे हो उसमें रिजर्व्स बहुत स्ट्रांग है। सो आप बने रहो, उसमें कोई हार्म नहीं है। आपने इतना पेशेंस वैसे ही दिया और वैसे भी आपके पास फ्री के शेयर है, तो बहुत इशू नहीं है, आराम से आप बने रहो। और बहुत अच्छा लेसन है ये तमाम इन्वेस्टर्स के लिए जो कि अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और एक लंबे समय तक बने रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये लर्निंग शेयर करने के लिए भी। आगे बढ़ते हैं और गुरबख्श राय हमारे साथ मौजूद हैं, चावला साहब गुरुग्राम से। चावला साहब नमस्कार। जैसे बाद में कहा चावला साहब सुन पा रहे हैं? कंबल लेके बैठे फिर चेक करेंगे। अच्छा पहले बताओ क्या खाना क्या है? चावला साहब आपको आवाज़ आ रही मेरी? चलिए शायद वो दूसरी जगह कनेक्टेड है। गावा सर इनके पास मारुति सुजुकी के शेयर हैं, करीब 12 शेयर हैं 7,560 रुपए के। 9,000 और 10,000 की रेंज में मारुति भी कामकाज कर रहा है, प्रॉफिट में है। क्या करना चाहिए इन्हें? होल्ड करना चाहिए, बढ़िया कंपनी है। हाँ, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, दैट्स नथिंग टू वरी, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। पिछले दिनों हम एक 1000 के आसपास नॉर्मली बुकिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग 10,800 भी, 11,000 भी चला गया और कंटिन्यू होल्डिंग इट। तो बने रहिए चावला साहब, और अभी भी गावा सर को लग रहा है कि शायद एक अपसाइड इसमें और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो आप समय दीजिए, यहाँ पे बने रहिए। अमृतसर चलते हैं, वहाँ पर रवि राही साहब मौजूद है हमारे साथ। रवि जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास ना मवाना शुगर के 44 शेयर है 140 के रेट पे। ओके, और तो कितना समय सर आप अभी इसे तो दे सकते हो लॉस अभी? में चल रहा हूँ। कितना समय टाइम और सर दे सकते हो मैं, रवि जी? और समय सर मैं मैक्सिमम 6 मंथ दे सकता हूँ। ओके, गावा सर करीब 150 रुपए के आसपास मवाना शुगर के इनके पास शेयर हैं। वॉल्यूम थोड़े थिन होते हैं यहाँ पे, 96-97 रुपए के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है। काफ़ी प्रेशर भी हाई लेवल से आया शुगर स्पेस में। क्या करना चाहिए ना? मुझे लगता है काफी समय पहले लिया है, उसके बाद अटके हुए हैं, फिर हमने उसके बाद 80 का जोन भी देखा होगा, फिर एक अपमूव देखा है। अब होल्डिंग कीजिए, कॉस्ट के आसपास निकल जाइए और क्या। तो रवि जी फिलहाल तो आप बने रहो, आपको कहीं भी तेज़ी मिले आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी रणनीति रखना, लेकिन अभी के लिए बने रहने की राय आपको दी गई है। भारत जैन हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर से बातचीत करने के लिए, अजमेर राजस्थान से। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। गाबा जी नमस्कार, मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ सर। गाबा जी आपको सुन भी पा रहे हैं और गाबा जी के हम भी बहुत बड़े फैन हैं। तो बिल्कुल सर। जैन साहब क्या सवाल है आपका? सर मेरे 2 सवाल है। मेरा एक है सर, मेरे पास स्नोमैन लॉजिस्टिक है सर, ये 68 रुपीज से मेरे पास 1500 शेयर है। ओके, तो मेरे को क्या करना चाहिए सर? अभी थोड़ा सा मेरे को इसमें गाइड करेंगे। चलिए। और दूसरा? दूसरा सर मेरे पास IRFC है, हाँ, ये मेरे पास 68 रुपये, ये भी 68 रुपए के बाइंग से है, ये 2000 शेयर है। तो इसमें मेरे को क्या करना चाहिए? ओके जैन साहब, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में करीब 55 से लेके 65 के बीच में प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर खरीदे हैं इसी ड्यूरेशन में, 55 से 65 के रेंज में। सो पहला आप सपोर्ट जो आपके लिए एक अच्छी खबर का है वो यही कि 55 से 65 की रेंज में प्रमोटर ने बहुत ज़्यादा बाइंग की है, तो वो आपको नियर टर्म में एक न्यूज़ फ्लो है जो आप ध्यान रखिएगा। बाकी गावस्कर से मैं राय इसके ऊपर ज़रूर लेता हूँ। गावस्कर स्नोमैन लॉजिस्टिक्स करीब 77 रुपये के दाम पर कामकाज कर रहा है, 68 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है, 1500 शेयर इनके पास हैं। यहाँ क्या करना चाहिए? और 68 रुपये के दाम पे IRFC भी है, उनमें क्या करना चाहिए? 68 में ब्रेकआउट ही था, वहीं पर उन्होंने लिया है, अच्छी जगह पे लिया है, होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से 100 जाएगा, वक्त लगेगा उसके लिए, लेकिन कंटिन्यू होल्ड स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। ओके, और IRFC को लेके गाबा सर? IRFC, वेल IRFC का चार्ट भी बढ़िया लगता है, काफी स्ट्रेच है, 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन कंटिन्यू होल्ड आउट इस पर। तो जैन साहब आप दोनों में बने रह सकते हो, 100 रुपये इसमें और वहाँ पर और थोड़ी तेज़ी रह सकती है, बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा समय दे सकते हैं, समय लगेगा, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। देवेंद्र कोठारी हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर राजस्थान से बातचीत करने के लिए। कोठारी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कोठारी साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्ते
जी मेरे बीपीसीएल ले रखे हैं 455 की रेट पे। कितने शेयर हैं आपके पास? 10,000। मुझे क्या करना चाहिए? कोठारी साहब, इतनी बड़ी पोजीशन बीपीसीएल की, कोई खास वजह? उसकी ये क्रूड जब नीचे आ रहा है ना, इतना सब ग्लोबली क्रूड नीचे लग रहा है, इसके लिए लिए थे। ओके, और अभी आप कितना समय इसमें और दे सकते हो? 2 महीने तक। 2 महीने और। गावा सर, बीपीसीएल के करीब 10,000 शेयर इनके पास हैं, 455 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है। सो फार ये 3-4 रुपए पर शेयर के प्रॉफिट में है, लेकिन ओएमसी स्पेस वैसे भी बहुत चला है नहीं, और वैल्यू वाइज ये कंपनी वैसे भी अदरवाइज बेटर है। क्या करना चाहिए? काफी चला है, इनफैक्ट अगर 500 के आसपास चला जाता तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसको, बीपीसीएल को, क्योंकि स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है अब, लेकिन साइडवेज जोन पर एक अपने मिलेगा, उसका एडवांटेज लेकर निकलेगी बीपीसीएल। तो आप 500 रुपए तक की चाल कोठारी साहब एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट साइडवेज है तो थोड़ा तेजी मिले अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपनी राय रणनीति बना के चलना। आगे बातचीत करूंगा कुछ दर्शकों से, लेकिन 2030 तक कोयला उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत में कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि कोल इंडिया देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। आपको सुनवाते हैं। एक तरफ सरकार नेट जीरो एमिशन की तरफ टारगेट कर रही है, तो दूसरी तरफ कोयला का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। ऐसे में भारत में कोयले का क्या आउटलुक रहने वाला है पूरे कोल सेक्टर का, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कोल सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। धन्यवाद। जो आंकड़े अब तक के आए हैं उसके मुताबिक कोल प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 25 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक 664 मिलियन टन के आसपास कोयला का उत्पादन हो चुका है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 2-3 महीने और बचे हुए हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर का क्या टारगेट है और कोल प्रोडक्शन कहां तक ले जाने का आप लोगों ने रोड मैप तैयार किया है? इस वर्ष का जो लक्ष्य रखा गया है वो 1012 मिलियन टन का रखा गया है। पिछले वर्ष कुल कोयले का उत्पादन 893 मिलियन टन हुआ था। अभी तक की जो वृद्धि चल रही है वो लगभग 12% से अधिक है, और ये वृद्धि सतत जारी रहेगी। कोल प्रोडक्शन की बात करें तो अब तक जो आप 12% का ग्रोथ रेट देख रहे हैं, इसमें कोल इंडिया सबसे बड़ी पीएसयूज हैं जो कोल का प्रोडक्शन करते हैं, उनका योगदान कितना है? कोल इंडिया का प्रोडक्शन ग्रोथ पिछले 9 महीने का भी लगभग 11% से अधिक है, और कैप्टिव एंड कॉमर्शियल माइन से जो प्रोडक्शन है वो करीब 22% की वृद्धि दर है। तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर में ये 22% के आसपास रहेगा? हाँ, इससे ज्यादा ही रहेगा। आने वाले जो 2-3 महीने हैं इसमें और वृद्धि दर बढ़ेगी। जो कोयले का प्रोडक्शन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत किया जाता था, अगले 4 साल 5 साल या फिर 2030 तक का कोई टारगेट रखा आपने कोयला प्रोडक्शन करने का? हाँ, हमारा पूरा अध्ययन है कि हमारी कोयले की आवश्यकता कैसे कैसे साल दर साल बढ़ेगी। 2030 का लक्ष्य है लगभग 1.5 बिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन की तैयारी है, और उतना जितना देश में जरूरत होगी, जिस ग्रेड का कोल अपने देश में उपलब्ध है उसकी जितनी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। 2030 तक क्या हम ये मान के चलें कोयला सेक्टर में आत्मनिर्भर हम हो जाएंगे? बिल्कुल। जिस ग्रेड का कोल अपने देश में नहीं है, हाई ग्रेड कोल एंड कोकिंग कोल, वो तो ऑफ कोर्स आयात करना पड़ेगा, लेकिन जो कोयला अपने देश में है उसमें निश्चित ही आत्मनिर्भर हो जाएगा देश। तो इस आत्मनिर्भर की कोशिश में आपके पीएसयूज का योगदान कितना रहने वाला है, क्योंकि कमर्शियल कोल माइनिंग भी आप कर रहे हैं समानांतर तरीके से? अभी जो प्रोडक्शन ट्रेंड चल रहा है उसमें कॉमर्शियल और कैप्टिव का योगदान लगभग 14% है। 2030 तक ये योगदान बढ़कर 20% से ज्यादा हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन में, और हमारी जो पीएसयूज है उनका योगदान लगभग 80% के आसपास रहेगा। 11 कोल माइनिंग का ऑक्शन, कमर्शियल कोल माइनिंग का ऑक्शन किया गया है, उससे कितनी कैपेसिटी एडिशन होने की संभावना, कब तक वहां से कोयला प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? देखिए, ऑक्शन तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए टोटल 91 माइंस का अब तक किया जा चुका है, और 91 में से लगभग 11 माइंस ऐसी है जो प्रोडक्शन में आ चुकी है, और इन प्रोडक्शन में जो माइंस आई है इसके अलावा कैप्टिव भी माइंस है जो पूर्व से प्रोडक्शन में चल रही है। लास्ट ईयर इनका कंट्रीब्यूशन 115 मिलियन टन था। इस बार इनका जो कंट्रीब्यूशन है, टारगेट तो 162 मिलियन टन का है, लेकिन अभी तक की जो प्रगति है उससे लगता है कि 150 मिलियन टन के आसपास की लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि हो सके। एक कोल बियरिंग लैंड को लेकर के एक एक्ट बनाया गया था, उसके तहत गाइडलाइन भी आई थी।
तो उसके तहत लैंड एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी कोल इंडिया उसकी सब्सिडी के जरिए। तो वो लैंड एक्वायर करने की प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची और जो लैंड एक्वायर किया जाएगा उसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा? क्या लैंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी का हिस्सा होगा या फिर कोल इंडिया अपने तौर तरीके से उसे यूटिलाइज करेगी? नहीं, इसमें मैं ये स्पष्ट जानकारी देना चाहूंगा कि कोल बियरिंग एरियाज एक्ट मूल एक्ट है 1956 का, जिसके अंतर्गत जिस भूमि के अंदर में कोयला है उस भूमि का अधिग्रहण होता है। भारत सरकार अधिग्रहण करती है और उसको मैनेजमेंट के लिए कोल कंपनीज को दिया जाता है। तो ये शुरू से वही एक्ट चल रहा है जिसके अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सब्सिडरीज को लैंड एक्विजिशन पिछले 50 वर्षों से चल रहा है अच्छे से। उसमें लगभग 2 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड का एक्विजिशन हो चुका है। 2 लाख एकड़ का हो चुका है। हाँ, कोल कंपनीज अपना उसको मैनेजमेंट करती है। कोल कंपनी से मतलब कोल इंडिया और उसकी सब्सिडरीज और उसका मैनेजमेंट करती है। और उससे कोयले का खनन होने के बाद में जो जमीन डीकोल्ड होती है उस डीकोल्ड लैंड के उपयोग के बारे में सरकार ने वर्ष 2022 में पॉलिसी बनाई थी, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि ऐसी लैंड जिसका आगे कोयले के उत्खनन में उपयोग नहीं होना है उसके अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जो ओवरबर्डन डंप है उन पर सोलर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। जो वाटर बॉडीज है उसमें पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। जहां जमीन लेवल है वहां पर एफोरेस्टेशन किया जा सकता है, वासरीज लगाई जा सकती है, रेलवे साइडिंग्स बनाई जा सकती है और अन्य रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्थापित करने के लिए पॉलिसी बना दी है। मानना कितना सही होगा कि इस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जैसे जैसे उत्पादन क्षमता बढ़ती जाएगी कोल इंडिया अपनी एक अलग एसपीवी बना सकती है, सब्सिडी बना सकती है सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? क्या ऐसा कोई प्लान है? देखिए, समय की आवश्यकता के अनुरूप ऐसे निर्णय लिए जा सकेंगे, लेकिन वर्तमान में कोल इंडिया के अंतर्गत एक अलग से सेल बनाई गई है जो रिन्यूएबल एनर्जी विद फोकस ऑन पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स एंड सोलर पर काम कर रही है। हमारे यहाँ पर एक डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट और उनके अधीन एक पूरी यूनिट बनाई गई है जो इस पर काम कर रही है। तो आप सुन रहे थे कोल सचिव को, और ख़ास तौर से वो कोल जो कि मेजरली मौजूद नहीं है इंडिया में वो इंपोर्ट होंगे, लेकिन बाकी सब के लिए सक्षम रहेगा। तो भाई कोल इंडिया का स्टॉक चला लेकर आए, क्योंकि रिसेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद भले ही रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो आउटलुक है स्पेस को लेके वो काफ़ी पॉजिटिव है। डे हाई के आसपास कोल इंडिया सो फार कामकाज करते हुए। गाबा सर, 1.5% की तेज़ी कोल इंडिया में 386-87 पे कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? होल्ड करना चाहिए। किसी के पास है 386 पे ट्रेड कर रहा है, अप मूव ऑन है, 395 400 एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए, तो बाय मोड पर है कोल इंडिया। तो बाय मोड पर कोल इंडिया के ऊपर आप नजर रखेंगे। अच्छा, अब कुछ सवाल जो है वो सोशल मीडिया के जरिए भी आए हैं, जरा उनके ऊपर उनको भी एड्रेस कर लेते हैं। कौन कौन से सवाल हैं? गावा सर, पहला सवाल मनोज जी का है, ये दिल्ली से हैं। इनके पास 500 शेयर है टीवीएस मोटर्स के 2050 के लिए। लॉन्ग टर्म का व्यू है, 2 महीने ये लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन 2 महीने मैक्स होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? ये गलत हो कि हम 2 महीने मैक्सिमम कर दें। पैसे की जरूरत है तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से टीवीएस मोटर अच्छा है, लॉन्ग थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए इसमें, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और आज तो बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स भी अच्छे लग रहे हैं, तो फिर टीवीएस मोटर तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, गिरिराज सिंह साहब का सवाल है। इनके पास एलएनटी की करीब 3620 की कॉल है और एनटीपीसी की 307 की पुट है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? एलएनटी अपमूव ऑन है, अच्छा चल रहा है। यहाँ पर 3500 शायद 3600 भी देखेंगे। न्यू हाई पर बना था आज, तो न्यू हाई पर चल रहा है एलएनटी, तो आई थिंक इट्स अ होल्ड। और दूसरा कौन सा बताया इन्होंने? एनटीपीसी की 307 की पुट। 360 की पुट है, यहाँ पर देना पुट होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है, तो मेरे ख्याल से अवॉइड होना चाहिए, इसमें एग्जिट होना चाहिए। ओके, मयंक सर्राफ साहब का सवाल है। इनके पास 5000 शेयर डीसीएम श्रीराम के हैं, 2 साल का नजरिया है और ऐड करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए ना? डीसीएम श्रीराम में चार्ट निकाल लेता हूँ। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज की बात, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज वेल होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर 1057 है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1200 पॉसिबल है डीसीएम शेयर। ओके, एक अंजलि बत्रा जी का सवाल है। इनके पास एपेक्स के शेयर है, आई थिंक एपेक्स फ्रोजन की ये बात कर रही हैं। इनके पास एपेक्स फ्रोजन के शेयर है 376 रुपए के दाम पर, 2 साल से होल्ड कर रही हैं, क्या करना चाहिए इन्हें?
होल्ड करना चाहिए, ये जगह बेचने की नहीं है। 231 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बेस बन रहा है, और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है, तो पॉसिबल है थोड़ा पेन होना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल से जस्ट होल्ड करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। ओके, एक सवाल नीरज जी का है। इनके पास ड्रीम फोक्स के 100 शेयर हैं, 557 रुपए के दाम पर खरीदारी है। अगस्त में फंस गए थे जब ये बहुत ज़्यादा गिरा था, अब ये इनके प्राइस पर आया, तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब निकल जाना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए ना? मतलब बड़े रहना चाहिए, क्योंकि अभी लगता है लो लेवल से अच्छा बाउंस मिला है ड्रीम फोक्स में। 540 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपसाइड 600 650 पॉसिबल है, तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। चलिए, एक मंजुषा जी का सवाल आया है। इनके पास जॉनसन हिताची के 10 शेयर हैं 1280 रुपए के दाम पर। बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर भी रहा है, क्या करना चाहिए इन्हें? ये 6 महीने और दे सकती हैं इसको। जॉनसन हिताची, जॉनसन कंट्रोल हिताची, चेक कर लेता हूं मैं, इसको निकल जाता है तो। जॉनसन फर्मा है, जॉनसन हिताची नहीं मिल रहा है मेरे पास। गावा से इसका जो कोड है वो है 523398 बीएससी का। 523398 JCHAC इसका नाम है जी। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, ये जगह बाय करने की है और लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। अपमूव मिलना चाहिए, जॉनसन ने ट्रेड करा है 1266, और अपमूव मिले तो 1500 भी जा सकता है जॉनसन हिताची। रोहित अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं, इनके पास टाटा कंज्यूमर के 50 शेयर है, 987 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। ये कहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपसाइड में, और कोई स्टॉप लॉस जो आप सुझा पाए ना? 1100 का स्टॉप लगाकर चेस कीजिए। अब कहां तक ऊपर जाता है कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, अपमूव ऑन है, होल्ड कीजिए, चेस कीजिए इसको 1100 का स्टॉप लगाकर। टर्न भी हो गया तो भी मुनाफा मिलेगा इनको। टाटा कंज्यूमर। बिरेश्वर पॉल साहब का सवाल है, इनके पास इनफैक्ट ये पूछ रहे हैं कि पॉली कैब में एंटर करना चाह रहे हैं, कौन से लेवल्स सही रहेंगे अगर ये एंटर करना चाहें तो? पॉली कैब ऐसा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन जब डिप मिलती है तब खरीदना चाहिए। आज पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि थोड़ी गिरावट आ रही है इसमें, 5077 पर ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी जगह बाय करने की या ऐड करने की जगह है, वो है 4600। मैं नहीं कहता कि 4600 आएगा, लेकिन 4600 में अगर आता है तो वहां पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो फिलहाल होल्ड कीजिए डिसीजन, और बाय कीजिएगा जरूर एट अ लेटर डेट। हेमंत कुमार अरोड़ा साहब का सवाल है, एबी कैपिटल पर करीब 2000 शेयर हैं, 176 रुपए के दाम पर खरीदारी की हुई है इन्होंने। छोटी अवधि के लिए पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, इनकी खरीदारी के आसपास ही है अभी। जी हाँ, होल्ड करना चाहिए। अभी फिलहाल ही में इन्होंने लिया है, इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा, और लगाना है तो 172 का, और कंटिन्यू होल्डिंग है। 200 का जोन मिलता है तो उसके आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गौरव सेठी साहब पूछ रहे हैं, इनके पास सोना कॉमस्टार के 180 शेयर हैं 585 रुपए के दाम पर, और बीएलएस के 50 शेयर हैं 278 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा बेस बना है, 540 550 के आसपास ट्रेड कर रहा है 641 पर। अब वो मिलना चाहिए 720 780, ये एक पॉसिबिलिटी है, वहां तक जाना चाहिए। और दूसरा कौन था? BLS इंटरनेशनल। BLF इंटरनेशनल कोशिश करता हूं निकालने की, BLF इंटरनेशनल नहीं मिल रहा मुझे। 540073 कोड है इसका काबा सर। 540073 BLS। अपू ऑन है इसमें, 360 पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन अपू मिलना चाहिए इसमें। 352 का स्टॉप लगाकर कंटिन्यू चेसिंग, 400 भी जा सकता है, हु नोस। तो कंटिन्यू होल्डिंग एट BLS। जी, इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है हिमाद्री केमिकल पर, प्रसन्ना जी का। इनके पास 800 शेयर है 43 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इन्हें? 2 साल का प्रोस्पेक्ट है। हिमाद्री कैपिटल मतलब HSCL का होगा मेरे ख्याल से, या हिमाद्री वही है, या 391 पर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल कंटिन्यू होल्ड करेंगे, 400 तक जाएगा मेरे ख्याल से। आपको मिलना चाहिए, बाय मोड पर है, जब भी डिप्स मिलती है इसमें खरीदारी का मौका बन जाता है, तो इट्स बाय ऑन डिप स्टॉक। ओके, जाने से पहले आखिरी सवाल अमित जी का है। BSC लिमिटेड के शेयर इनके पास 2300 रुपए के दाम पर 100 शेयर हैं, क्या करें? इससे थोड़ा वक्त लगेगा निकालने में, क्योंकि ये BSC में लिस्ट नहीं होता और इसको मनी कंट्रोल में देखना पड़ता है मुझे, तो आई थिंक मुझे निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा। जी, नहीं निकला। चलिए, तो इस पर हम किसी और दिन टिप्पणी लेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया गावा सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए, और हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और खिलाड़ी नंबर 1 उस पर बातचीत करेंगे हर्षिता सावंत के साथ। नमस्कार।